टीचर्स डे के मौके पर सीएनबीसी आवाज में आज स्पेशल पाठशाला लगी है। इसमें हम मार्केट में सफल पोर्टफोलियो बनाने का गुरु मंत्र सिखा रहे हैं। वैसे बाजार से बड़ा टीचर तो कोई नहीं और मार्केट के सिखाने और पनिश करने का अपना तरीका है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट को रिवॉर्ड करता है जिनमें धैर्य यानी कि पेशेंस और अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन है। मार्केट में सिर्फ लायक लोगों की ही पूछ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कमाई की इस क्लास को। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। और इस मुश्किल भरे मार्केट में निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए जुट रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी और आनंद राठी शेयर के नरेंद्र सोलंकी जी, जो बाजार से मिली सीख को निवेशकों के साथ शेयर करेंगे और इनकी गुरु दक्षिणा आपके पोर्टफोलियो का अंधेरा दूर करेंगे। बहुत स्वागत है मयूरेश जी और नरेंद्र जी सीएनबीसी आवाज पर। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। पहला सवाल मयूरेश जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी मैं। देखिए, जिस तरीके से मार्केट में आप पिछले कुछ सालों से हैं, काफी अनुभव है, एक सीख जो आप पास ऑन करना चाहेंगे बडिंग ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पिछले कुछ हफ्तों से बदला है, अच्छे क्यूज पे भी मार्केट नहीं चल रहे, तो डर का माहौल है, लोग घबराए हुए हैं, एक मैसेज ऐसे मूड माहौल में। आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून नरेंद्र जी। आई थिंक एक बहुत सिंपल मंत्र है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस मार्केट्स में होते हैं इसको आई थिंक आप जरूर देखें, एनालाइज करें, बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक लॉन्ग टर्म व्यू जरूर रखें। आपने पिछले 20 सालों में देखा होगा कि टेक बबल यानी 2000-2001 में जो टेक बबल हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, विच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस अपने लाइफ टाइम में। कोविड क्राइसिस हुई जो किसी ने एंटिसिपेट नहीं की थी। एशियन बैंकिंग क्राइसिस हुई थी 2014 में। डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में। बट अगर आप ट्रेजेक्टरी देखें ओवर द लास्ट 10 to 15 ईयर्स, एक सस्टेन्ड मूव लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहता है। और एक लॉजिक बहुत सिंपल है श्रेया जी। आई थिंक लॉन्ग टर्म मार्केट्स इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं और भारत वर्ष के लिए इन पर्टिकुलर आई थिंक जो ग्रोथ डायनेमिक्स है, जो लीवर्स की बार बार बात करते हैं, आज जो हमारा यंग पॉपुलेशन है एज एन एग्जाम्पल, दूसरा आई थिंक जो कंजम्पशन का एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया और जो ग्रो ही होता रहेगा, स्टार्टअप्स विच आर इम्प्रूविंग एवरी पासिंग डे एज वी स्पीक, मैन्युफैक्चरिंग जो अच्छा खासा इम्प्रूव हो रहा है, बजट कंट्रोल्स, फिस्कल और करंट अकाउंट डेफिसिट पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आई थिंक इच्छा रही है, टैक्स कलेक्शंस जैसे डिस्क्रिशनरी इनकम्स बढ़ेंगे एंड अ लॉट ऑफ इंडिया बिकम प्रॉस्परस, रूरल और सेमी अर्बन और अर्बन इंडिया में, तो वहां पे जीडीपी को सहारा मिलेगा। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक इन अ ग्लोब जहाँ पे कंजम्पशन डिमांड डायनामिक्स शायद फॉल्टर हो सकते हैं, इंडिया के सिचुएशन में अगले 10 या अगले 20 साल एक गोल्डन पाथ लग रहा है। और इसलिए आई थिंक मुझे लगता है ये जो अटकलें आते रहती हैं, ऑब्वियसली फ्लक्चुएशंस होते हैं, पोर्टफोलियोज हिट लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है जैसे कंसोलिडेशन फेज से मार्केट्स गुजर रहा है, पर आपका लॉन्ग टर्म व्यू हो तो आई थिंक जो ग्रोथ डायनामिक्स इंडिया दर्शा सकता है और जो अच्छे सेक्टर्स, अच्छे स्टॉक्स इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक इंडियन ग्रोथ स्टोरी में आपका विश्वास बरकरार रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक बड़ी सीख जो बाजार देता है कि लॉन्ग टर्म सोचें, इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करें और आपके वेल्थ को कंपाउंड करें। ओके, लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है भारत की और धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको इस मार्केट में बने रहने की सलाह है। साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अवसर तलाशें ऐसे मूड माहौल में, ये एक मैसेज मयूरेश जी की तरफ से। नरेंद्र जी, आपसे सवाल इस टीचर्स डे पर कि आपका गुरु मार्केट में कौन था और क्या कुछ सीखने को मिला इतने सालों में मार्केट से आपको? जी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड एंड आपको एंड आपके दर्शकों को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। जी, मार्केट में तो सबसे बड़ा गुरु मार्केट स्वयं ही है और मार्केट को आप जैसे जैसे ट्रैक करेंगे तो एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, जितने भी साल आप बिताएंगे मार्केट के साथ, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ आपका इजाफा जरूर होगा। तो मार्केट में बिल्कुल जो सबसे बड़ा गुरु वो स्वयं खुद ही है। और जो मार्केट की सबसे बड़ी सीख वो ये है कि आपके आपके पास परसेवरेंस होना चाहिए, आप
को एक लंबी अवधि का एक व्यू होना चाहिए कि मार्केट में आपको एक्चुअली में आपका आउटकम क्या है, आपको चाहिए क्या मार्केट से। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक है तो आपका जो टारगेट है वो फिक्स होना चाहिए, फिर उसको आप कैसे अचीव करेंगे, फिर वो चीज आपको देखनी होती है टाइम टू टाइम। अपना जो भी पोर्टफोलियो है या जो भी स्टॉक्स है उसको रिव्यू करते हुए कि आप कैसे टारगेट पे पहुंचेंगे। तो जो ये आपकी जो जर्नी है उसमें आपका डेस्टिनेशन आपको डिसाइड पहले करना होगा कि मुझे ये XYZ चाहिए, एंड देन यू हैव टू सी कि आपको कैसे वो अचीव करना है। तो अगर आप इस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप अप्रोच करेंगे मार्केट को तो डेफिनेटली मार्केट में रिटर्न बिल्कुल बन सकता है। और बनाया भी है, लोगों ने, काफी लोगों ने रिटर्न मार्केट में बनाया भी है। बिल्कुल, तो सबसे पहले एक गोल आप रखें। गोल एक आपने सेट कर लिया, उसको अचीव करने की दिशा में आगे बढ़े, और ऐसे अगर आप मार्केट में अप्रोच करेंगे तो जाहिर तौर पर आप सफलता पाएंगे। नरेंद्र जी ये कह रहे हैं। मयूरेश जी, नरेंद्र जी ने एक बात कही कि मार्केट स्वयं ही एक शिक्षक है। आपसे सवाल मेरा ये कि एक गलती जो आपने मार्केट में की हो जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और वो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, वो क्या होगी? तो श्रेया जी, आई थिंक काफी कुछ गलतियां अभी भी होती है क्योंकि हम जो हिसाब से एंटिसिपेट करते हैं मार्केट्स को, हम्म। और अगर मार्केट विपरीत जाता है तो ऑब्वियसली आई थिंक थोड़ा बुरा लगता है। बट दो चीजें, एक आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द करियर ऑलमोस्ट 20 वर्ष पहले आई थिंक एक एंथुजियाज्म फैक्टर जो होता है मार्केट्स को लेके, कि न्यूज बेस्ड इवेंट्स जो आती है उससे हम प्रभावित होते हैं। और वो प्रभाव में आई थिंक आप जो प्रमोटर्स को मिलते हैं काफी मार्केट्स में, you probably get impressed with a lot of promoters because a lot of promoters are out there जो स्टोरीज भी बेचते हैं अपनी कंपनीज की। आप जब यंग और एंथुजियास्टिक रहते हैं तो आपको हर एक स्टोरी ग्रैब करनी होती है, आपको दिखाना होता है कि आपने एक बेस्ट स्टॉक पिक किया है, ऐसा मल्टीबैगर पिक किया है जो किसी ने शायद देखा नहीं होगा। और यहीं पे आई थिंक थोड़ी गलती हो जाती है, मुझे लगता है थोड़ा डीप डाइव करना जरूरी होता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द करियर में आई थिंक काफी गलतियां हुई थी, जब इम्पल्सिव डिसीजंस लिए गए थे। एक दो मीटिंग्स में आई थिंक ऐसे लगा कि आई थिंक इससे बढ़िया और कंपनी हो ही नहीं सकती, डीप डाइव किया नहीं था, और उसका थोड़ा आई थिंक मार झेलना पड़ा था। दूसरा, आई थिंक एज वी मैच्योर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक जो एक एहसास हुआ मार्केट्स में कि एक पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो कोविड फॉल में जैसे स्टॉक्स गिरे थे, ऑब्वियसली आई थिंक डर का माहौल था, बिकॉज नोबडी एक्चुअली न्यू कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। और इसकी वजह से आई थिंक ये डर के माहौल में जब एक स्ट्रॉन्ग फॉल हुई थी मार्केट्स में, हमने काफी एडवाइजेस दी थी इन्वेस्टर्स को। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू प्रॉब्ली गेट इन into the market in selective strong leadership stocks जो काफी गिर चुके हैं। अच्छा खासा रैशनल भी दिया था। बट आई थिंक एक जो विपरीत एग्जांपल में देना चाहता हूँ, आई थिंक वी एंटर्ड अ फ्यू स्टॉक्स ड्यूरिंग द कोविड पीरियड काफी लो लेवल्स पे। बट जैसे स्टॉक्स एक 30-40% उछले, हमें लगा कि आई थिंक अच्छा खासा मूव आ चुका है। और हमने आई थिंक एक प्रीएम्प्टिव प्रॉफिट बुकिंग कर ली, बट हमें ये नहीं पता था कि आई थिंक जो एक मैसिव बुल रैली आने वाली है, शायद विनर्स के साथ थोड़ा लंबे समय तक बने रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये दोनों गलतियों को हम सुधारने की कोशिश। बिल्कुल, तो स्टडी करना, पेशेंस की काफ़ी ज़रूरत है और ग्रीड फैक्टर थोड़ा कम करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि बात हो रही है टीचर्स डे के, ऐसे में कई सारे स्टॉक्स हमारे गुरुओं के तरफ से आएंगे जो आपको अच्छी खासी कमाई करवा के दे सकते हैं। अब बताइए नरेंद्र जी, पहला स्टॉक कौन सा होगा आपकी तरफ से जहां पर हाथ लगाना चाहिए? जी, हमारी तरफ से सबसे पहला स्टॉक है, चूंकि अभी GST 2 का अनाउंसमेंट हुआ है तो हमें आशा है कि H2 के अंदर काफी ज्यादा कंजम्पशन इम्प्रूव हमें देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। और कंजम्पशन भी हमें ड्यूरेबल सेगमेंट में भी, चाहे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हो, चाहे मोबाइल फोन्स हो, इवन मोटरसाइकिल, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, सब तरीके से कंजम्पशन इंप्रूव होने की आशा है। तो इसमें जो कंजम्पशन इनेबलर जो एक कंपनी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी है, वो है बजाज फाइनेंस। इसमें हमें आशा है कि काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, और जो इनका ग्रोथ का ट्रैक्शन है वो बरकरार रहेगा। फिलहाल हमारा इसमें जो टारगेट है वो 1045 रुपीज का है, लेकिन इसे आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के चल सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम में काफी अच्छा प्रदर्शन भी करती हुई दिखाई दे रही है। बजाज फाइनेंस शानदार रैली कल के सत्र में भी देखने को मिल रही थी। ये एक काउंटर आपको रडार पे रखना चाहिए, 1045 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। आप बताइए मयूरेश जी, आपने कौन सा स्टॉक चुना है?
तो अपोलो हॉस्पिटल श्रेय जी, हमें लगता है आई थिंक नंबर्स काफी एनकरेजिंग थे पिछले तिमाही में, एंड आफ्टर द नंबर्स आई थिंक दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एक आई थिंक प्रमोटर प्लेज अच्छा खासा कम हुआ फ्रॉम 13% to 2%, और ये सारे प्रोसीड्स जो प्रमोटर प्लेज सेल से होने वाली है आर गोइंग टू गो इनटू डेट रिडक्शन। दूसरा आई थिंक जो कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में एक सुधार देखने मिला है, और जो इन्होंने डीमर्जर स्कीम अनाउंस की है हेल्थ सेक्टर को लेके, उनके फार्मेसी और ऑनलाइन हेल्थ को लेके, और जो कियामेड का एक्विजिशन किया है, आई थिंक मार्जिन्स में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। कोर हॉस्पिटल कारोबार में भी आई थिंक जो इंडिविजुअल रीजन्स है, वो चेन्नई हुआ, कर्नाटका हुआ, तेलंगाना हुआ, वहां पे जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इजाफा देखने मिला है। बेड एडिशंस जो ये करने वाला है ग्रुप पूरा, 5,000 बेड्स ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years, और 1,000 और बेड्स ओवर द नेक्स्ट 1.5 year, एक बहुत पॉजिटिव ट्रैक्शन देगा in terms of both occupancies as well as expectations of core parameters including ARPOBs and ALOS actually going higher. जो जीएसटी रैशनलाइजेशन हुई है क्रिटिकल ड्रग्स के प्राइसिंग को लेके, मेडिकल इक्विपमेंट को लेके, कहीं ना कहीं आई थिंक इंक्रीमेंटल फायदा इसका P&L पे जरूर होगा हॉस्पिटल कारोबार में भी। तो हमें लगता है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर पेडिग्री और एक लीडरशिप पोजीशन हॉस्पिटल स्पेस में, along with expectations of very steady earnings growth and a very strong balance sheet, ये सारी चीजें अर्निंग्स को एक बहुत बड़ा सपोर्ट देंगी, और अर्निंग्स कैन कंपाउंड एट अ वेरी वेरी डिसेंट पेस। हमें अपोलो हॉस्पिटल अच्छा लग रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग रीजंस गिनाए इसके पीछे के मयूरेश जी ने। नरेंद्र जी, दूसरा स्टॉक बताइए जहां पर कमाई अच्छी हो सकती है लोगों की। जी, हमारा दूसरा स्टॉक है सेमीकंडक्टर स्पेस से। अगर आपने देखा होगा लास्ट वीक ही सेमीकंडक्टर का पीएम ने उद्घाटन किया था, तो वहाँ पे काफी सारी कंपनियों ने अपनी अपनी चिप्स और अपने अपने प्रोजेक्ट्स काफी दिखाए थे। उसमें से एक कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी, और इनका जो सानंद में ऑसेट फैसिलिटी है वो दिसंबर 25 में ऑपरेशनल भी हो जाएगा, और वहां से जो कंपनी के जो बिजनेस है उसमें सेमीकंडक्टर भी एक एज ए वर्टिकल जुड़ जाएगा, जो कि आगे आने वाले समय में काफी अच्छी ग्रोथ दे सकता है। फिलहाल जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो 7,500 करोड़ से ऊपर की है, और इसमें हमें लगता है कि काफी जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है वो मेंटेन रहेगी। और इन्होंने भी रिसेंटली ही टेक लैब सेमीकंडक्टर के साथ जॉइंट वेंचर भी किया है, जो कि इनको अपना जो सेमीकंडक्टर बिजनेस है वो भी आगे हाई ग्रोथ पे लेके जाने में और काफी सारे नए प्रोडक्ट्स ऐड करने में मदद करेगा। तो इसको आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। इसमें हमारा फिलहाल टारगेट प्राइस है 7,200 रुपीज। 7,200 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है केन्स टेक में, और सरकार अग्रसर होकर सेमीकंडक्टर पर काम कर रही है, तो केन्स टेक आपको रखना है रडार पर। मयूरेश जी बताइए दूसरा स्टॉक। तो श्रेया जी, हमें उनो मिंडा काफी पसंद आ रहा है ऑटो एंसिलरी स्पेस से। आई थिंक तीन चार रीजंस। पहला रीजन आई थिंक इनका जो एक एक्सेसरीज का कारोबार है, स्विच गियर्स हुए, सीटिंग हुई, हॉर्न्स हुआ, अकॉस्टिक हॉर्न का बिजनेस हुआ, काफी डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ऑटो एंसिलरी स्पेस में, और इनके लिए क्लाइंटल मिक्स भी काफी डिवर्सिफाइड है। इसलिए आई थिंक जो ये प्रोडक्ट ग्रोथ रह सकती है ऑटोज के लिए जीएसटी रैशनलाइजेशन के बाद, और जो उम्मीद करके बैठे हैं कि इनके जो 70 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, कहीं ना कहीं आई थिंक मार्जिन्स में एक अच्छा खासा इजाफा देखने मिल सकता है विद इनपुट कॉस्ट प्रेशर एक्सपेक्टेड टू गो डाउन। सेकंड, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ जीएसटी रैशनलाइजेशन इटसेल्फ, आई थिंक आज हम जब बात कर रहे हैं ओईएम ग्रोथ की, तो रिप्लेसमेंट मार्केट भी अच्छा खासा ग्रो हो सकता है, और रिप्लेसमेंट मार्केट में जो प्राइसिंग रह सकती है आई थिंक वो अच्छी खासी रह सकती है। सो आई थिंक बोथ ओईएम एंड रिप्लेसमेंट शुड कॉन्ट्रीब्यूट कंटेंट पर कार के हिसाब से, क्योंकि कंटेंट पर कार आज आईसीज हुए या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुए, कहीं ना कहीं आई थिंक दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो मल्टीफोल्ड। उनो मिंडा खुद उम्मीद कर रहा है कि अगर कंटेंट पर कार यहाँ से 3 गुना बढ़ता है फ्रॉम 12,000 रुपीज टू 36,000 रुपीज, तो वहां पे एक सिग्निफिकेंट इजाफा देखने मिल सकता है रेवेन्यूज में, और मार्जिन एक्सपेंशन के साथ जो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं बॉटम लाइन ग्रोथ सिग्निफिकेंट हो सकती है। एट द सेम टाइम डेट इक्विटी बहुत ज्यादा है नहीं बुक्स के ऊपर, इट्स ओनली 0.34 टाइम्स, एंड विथ इंप्रूव कैश फ्लोज एक्सपेक्टेशन यही रख सकते हैं कि डेट और ज्यादा कम हो सकती है, जो रिटर्न रेशियोज को सहारा दे सकती है। तो हमें लगता है आई थिंक काफी मल्टीपल टेलविंड्स के साथ ये स्टॉक अर्निंग्स को आई थिंक एक सहारा दे सकता है, और अर्निंग्स कैन प्रॉब्ली इंप्रूव एट अ वेरी वेरी गुड पेस। तो उनो मिंडा इज समथिंग टू बी कंटिन्यू लाइकिंग एट मार्केट्स में। 1550 तक की टारगेट उनो मिंडा में, और कर्ज और कम हो सकता है, फ्री कैश फ्लो के मोर्चे पर अच्छा कर सकती है कंपनी, इसलिए ये रडार पे रखें। चलिए अब और स्टॉक्स की बात करते हैं जो आने वाले समय में आपको और फायदा दिला सकते हैं। नरेंद्र जी, तीसरा स्टॉक क्या चुना है आपने?
जी, तीसरा जो स्टॉक पिक है वो हमारा एफएमसीजी स्पेस से है। कंपनी का नाम है मैरिको लिमिटेड। और अगर आप देखेंगे तो जो जीएसटी में अनाउंसमेंट हुई है वो लगभग लगभग जो मैरिको के जो कोर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही कवर होते हैं, जिसमें जो रेट्स है वो काफी अच्छी तरीके से लो हुई है। इनका जो अगर रिजल्ट भी देखेंगे तो काफी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई थी कंपनी ने, अराउंड 9% की। और आगे आने वाले समय में हमें लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन रहेगी। और इवन जो इनका प्रोजेक्ट सेतु है वहां से भी काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरी ओर पे अगर आप इनके मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है इनके मार्जिन्स बॉटम आउट हो गए हैं। जो कॉस्टिंग प्रेशर थे वो निकल चुका है, और आगे जाके इनके जो मार्जिन्स है ऑपरेटिंग लेवल पे वो काफी अच्छी तरीके से हमें ग्रेजुअली इंप्रूव होते हुए दिखेंगे आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में। तो मैरिको को आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। इसमें हमारा जो फिलहाल टारगेट है वो 850 रुपीज है। 150 तक के मैरिको में टारगेट एक्सपेक्टेड है। जीएसटी से अच्छा फायदा हो सकता है। एफएमसीजी पैक का ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। मयूरेश जी बताइए, तीसरी पिक आपके लिए कौन सी होगी? तो होटल श्रेय जी अच्छा करना चाहिए इन माय ओपिनियन। और होटल्स में लेमन ट्री होटल्स ये हमारे रडार पे है। 3-4 रीजंस। एक, आई थिंक जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज इनके पास है लगभग 10,800 और रूम्स, और जो ये 7,700 और रूम्स ऐड करने वाले हैं, एक बहुत अप्रोप्रिएट मिक्स है ओन एंड मैनेज प्रॉपर्टीज का। तो खुद की इनकी जो प्रॉपर्टीज है मैनेज कर रहे हैं फिलहाल लगभग 5,500 है। मैनेज रूम्स आर एट 4,500। एवरेज रूम रेट सब प्रॉपर्टीज मिलके 6,200 6,400 के आसपास है। तो नए रैशनलाइजेशन रेट्स हुए हैं होटल्स को लेके 7,500 तक का। जीएसटी अब सिर्फ 5% रह सकता है। आई थिंक एक बहुत बड़ा बूस्ट है होटल इंडस्ट्री के लिए। एंड मोर सो आई थिंक फॉर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, क्योंकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स ये स्पेस में काफी बेनिफिट्स करते थे बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस इश्यूज एज फार एज जीएसटी वाज कंसर्न। तो रेट रिडक्शन की वजह से आई थिंक कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ सकती है दरों के बीच में फॉर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। एंड जनरली आई थिंक जो एक ट्रैवल ट्रेंड्स का एक हमने एक माहौल देखा है दैट शुड इंप्रूव अक्रॉस देयर प्रॉपर्टीज, वो एंट्री लेवल हो, रेड बॉक्स हो या हाई एंड प्रॉपर्टीज हो। कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेंशन प्लान्स है वो भी कैलिब्रेटेड है। एबिटा मार्जिन्स में एक डिसेंट सुधार देखने मिलेगा एज ऑक्यूपेंसीज इंप्रूव विद न्यू प्रॉपर्टीज दैट आर इनॉग्रेटेड। और ओवरऑल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस शुड बी रिलेटिवली बेटर अगले कुछ तिमाही तक। तो हमें लगता है आई थिंक जो रेटिंग्स, रैंकिंग्स, कैंसलिंग के पैरामीटर्स हम मार्केट पे इंडिया में देख रहे हैं, ये सारे पैरामीटर्स लेमेट्री फुलफिल कर रहा है। एंड एज अ स्पेस मुझे लगता है आई थिंक यहाँ पे जो एक अर्निंग मोमेंटम रहेगा ये बरकरार रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स। ओके, होटल इंडस्ट्री ट्रम्प प्रूफ स्पेस लग रहा है मयूरेश जी को, और ये लेमन ट्री होटल आपके रडार पर होना चाहिए। और पूरे होटल स्पेस को जीएसटी कटौती के बाद अच्छा बूस्ट मिलेगा, अर्निंग सुधर सकती है, तो लेमन ट्री होटल्स रडार पर। नरेंद्र जी, मैं शोज करती हूँ काफ़ी जिसमें दर्शकों से बात करने का काफ़ी मौका मिलता है, तो एक कॉमन सवाल जो उनकी तरफ से आता है कि हमने ये लंबी अवधि के लिए स्टॉक लिया है, अब क्या रणनीति अपनाएं, स्टॉक गिरता जा रहा है, हमने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया, ये स्ट्रैटेजी कहाँ तक सही है कि आपने कोई स्टॉक ले लिया है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया है क्योंकि आप सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो बाद में मैं इसका मुनाफा भुनाऊंगा, कितनी हद तक ये स्ट्रैटेजी सही है या गलत है, और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी श्रेया जी, बिल्कुल सही सवाल पूछा। ऐसा काफी देखने को मिलता है कि एक बार लेने के टाइम में आपका नजरिया होता है प्रॉफिट का, लॉन्ग टर्म का, और लेकिन आप बीच में उसको रिव्यू नहीं करते। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी होगी कि आपका स्टॉक गिर क्यों रहा है वो आपको जानना होगा, उसके पीछे रीजन क्या है, और उसको आपका जो रैशनल था जो आपने जब आप स्टॉक लिया होगा तब आपका एक रैशनल होगा या व्यू होगा कि मैंने ये स्टॉक में ये देखा, इसमें ऐसी बिजनेस परफॉर्मेंस आनी चाहिए नेक्स्ट 2 to 3 years या 3 to 5 years। और ये पड़ाव या ये जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, अगर जिस टाइप का बिजनेस है तो ये स्टेप्स पे बिजनेस ऐसे ऐसे ग्रो करना चाहिए। तो आपका वो जो रैशनल है उसको और अभी की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको कंपेयर करना होगा कि कंपनी उसमें परफॉर्म कर पा रही है या नहीं कर पा रही, या फिर वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप डिसाइड करने की पोजीशन में होंगे कि आपको उस स्टॉक में रहना है या फिर नहीं रहना। मोटा मोटी अगर आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो अगर कंपनी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही है लेकिन अपनी जो जर्नी है या जो अपना जो अचीवमेंट है उसमें अगर कंपनी फिर भी चल रही है अच्छे से, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप उसमें बने रह सकते हैं। लेकिन आपको जो इनिशियल रैशनल था वहां से अगर सिग्निफिकेंट डेविएशन हुआ है, बिजनेस में हो या फिर कंपनी के ग्रोथ पैरामीटर्स में हो या किसी भी और चीज में हो, फंडामेंटली अगर आप देखें या फिर बैलेंस शीट के अंदर सिग्निफिकेंट कुछ चेंजेस हुए हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तो डेफिनेटली वहां पे आपको निकल जाना चाहिए उस स्टॉक से।
से। लेकिन हाँ, पीरियोडिक रिव्यू आपको बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म का है तो लेके और आप फिर छोड़ दिया, उसको आपने पीरियोडिकली देखा ही नहीं कि कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। तो इस तरीके का आप एक प्रोसेस सेटअप करिए और उसको फिर आप टाइम टू टाइम रिव्यू करिए। अपना जो रैशनल है उसमें कंपेयर करते रहिए, तो आप एक अच्छा रिटर्न वाला पोर्टफोलियो बना पाएंगे अपने लिए। ओके, ये बेहतरीन तरीके से स्ट्रैटेजी बता दी गई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपका है तो किस तरीके से आपको रणनीति बनानी चाहिए। चलिए अब रैप अप करते हैं। हमारे पैनल ने अच्छे स्टॉक्स बताए हैं आपको। नरेंद्र जी ने कौन कौन से शेयर सुझाए लंबी अवधि के लिए आपके स्क्रीन पर इस वक्त। बजाज फाइनेंस उनको अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्टिकुलर काउंटर। केन्स टेक, जिस तरीके से सेमीकंडक्टर को लेकर सरकार आगे जा रही है तो ये एक स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। और मैरिको, उनको लगता है एफएमसीजी स्पेस में जीएसटी कटौती के बाद अच्छा बूम मिलेगा और मैरिको के पोर्टफोलियो में काफ़ी इजाफा देखने को मिल सकता है, इसलिए ये पर्टिकुलर काउंटर आपकी स्क्रीन पर। मयूरेश जी ने बताया अपोलो हॉस्पिटल्स, कल इसमें हम शानदार रैली देख रहे थे और आज हल्की सी मुनाफा वसूली है, लेकिन शानदार फंडामेंटल इनको अच्छा लग रहा है अपोलो हॉस्पिटल। लेमन ट्री होटल्स दूसरा स्टॉक जो इनको अच्छा लग रहा है। होटल इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा जीएसटी कटौती के बाद, तो ये लेमन ट्री होटल्स आपको रडार पर रखना चाहिए। और उनो मिंडा, कर्ज कम होती जा रही है, फ्री कैश फ्लो के मोर्चे पर कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो उनो मिंडा भी आपको रखना चाहिए। फिलहाल तो ये तमाम पिक्स, 6 पिक्स आपके लिए, इन सारे स्टॉक्स को आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और देखिए मार्केट की एक बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा, हालांकि मार्केट पे थोड़ा मुश्किल है, फ्लैट है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से हमने बात की मार्केट में कई सारे मौके हैं, आपको वो तलाशने चाहिए। बहुत शुक्रिया मयूरेश जी और साथ ही नरेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छी तरीके से हमें गुरु मंत्र देने के लिए और इन्वेस्टमेंट की वो सीख देने के लिए जो हमें काफ़ी आगे तक लेके जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। चलिए फिलहाल इस स्पेशल शो से इतना ही। आपसे तो मुलाकात हुई कमाई का दम। आप देखते रहिए सीनियस आवाज़।